नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन इस ऑप्शन को जरूर चुनिए ताकि किसी भी अपलोड की सारी सूचनाएं आपको सीधे मिले। हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हैं धीरेन्द्र पुंडीर साहब न्यूज पॉइंट से। धीरेन्द्र साहब बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, एक स्लाइड से आज की शुरुआत कर रहा हूं और ये स्लाइड आपको चौंकाएगी। एक देश में तमिलनाडु की कंपनी, वहां से सबसे पहले मामला शुरू हुआ एक कफ सिरप का, जहरीला कफ सिरप, जहां एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई क्योंकि एक जहर बेचा जा रहा था कफ सिरप के नाम पर। लेकिन क्या सिलसिला वहीं थम गया? नहीं। उसके बाद ये सिलसिला कई और राज्यों में गया और उत्तर प्रदेश कैसे अछूता रह जाता, और उत्तर प्रदेश में भी कोडीन के नाम पर, एक कफ सिरप के नाम पर बेचे जा रहे जहरीले एक पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। मैं उस नेटवर्क को ही जहरीला बोल रहा हूं जो कोडीन सिर्फ कांड करने में इन्वॉल्व था। उत्तर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई और पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई। कोई भी मुद्दा हो, राजनीति तो होनी ही होनी है। अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इस समय बहुत तेजी दिखाई और आगे बढ़ के योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने लगी। सरकार भी थोड़ा सा बैकफुट पर दिख रही थी, लेकिन सरकार ने अपना काम भी साथ में शुरू कर रखा था। लेकिन अब आपको ये स्लाइड बता रही है कि किस तरीके से इस कोडीन के कफ सिरप से सीधे सीधे रिश्ता दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता केवल फोटो वाला नहीं है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये तो मान लीजिए उसके एक यूथ ब्रिगेड के एक राहुल यादव की है, जिसका कि नाम एफआईआर में दर्ज है। ये फोटोबाजी नहीं है कि धंधा कर रहे थे और उसके बाद केवल नेता के साथ फोटो आ गई। तो पुंडरीर साहब, ये बड़ी सामान्य सी बात है, नेताओं के साथ फोटो आ जाती है। मैं भी कभी इसको सीरियसली नहीं लेता, किसी नेता के साथ किसी अपराधी, किसी ऐसे अवैध व्यक्ति की फोटो आ जाए। भीड़ भाड़ है और पार्टियों का क्या है भाई, वो तो रिश्ते मिलते रहते हैं, तमाम तरह के ऊपर नीचे के रिश्ते होते हैं। लेकिन नहीं साहब, अब आप जो दूसरी स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश में कोविड कांड का जो पूरा नेटवर्क सामने निकल के आया है, उसमें 14 ऐसे आरोपी हैं। इनके नाम आपको स्लाइड में सामने दिखाई दे रहे हैं। शुभम जायसवाल, भोला जायसवाल, मनोहर जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, ये 14 ऐसे आरोपी हैं जिनके सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट सपा के हैं। अच्छा, अब इनके जो आरोपी हैं, इनका सपा कनेक्शन कैसे निकल के आया है? ऐसा नहीं है कि केवल फोटो से। मैं फिर कह रहा हूं, फोटो तो साथ में है ही, आपको दिखाई दे रहा है। मुख्य आरोपी, उसके साथ अखिलेश यादव के फोटो, और दूसरा उनका जो गुर्गा है यूथ ब्रिगेड का राहुल यादव, उसकी फोटो। ड्रग लाइसेंस और जीएसटी दस्तावेजों में इन सारे आरोपियों के नाम है, यानी ये ऑन बोर्ड थे, उस धंधे में इन्वॉल्व थे। इसलिए किसी पार्टी और पार्टी को मिला, मैं कहता हूं चंदा भी, उतना ही मामला ये नहीं है। और अब अखिलेश यादव, उनकी पूरी पार्टी बैकफुट पे है। पुंडे साहब, सबसे पहले तो ये जहर बेचने के नाम, जहर दवा के नाम पर बेचना, और ये तो नशे के लिए, अब तो इसमें तस्करी का भी मामला आ रहा है कि ये इसको जो है तस्करी इसकी की जा रही थी और कफ सिरप के नाम पर ये नशा बेचा जा रहा था। लेकिन राजनीति आप शुरू क्यों करते हैं जब आपको पता है कि आपके पीछे कन्नौज के इत्रकांड जैसी चीजें हैं, आपके पीछे वो तमाम कुंडलियां भरी पड़ी हैं। अब तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर ही ये बाउंस बैक कर गया। देखिए सर, जैसे ही याद होगा आपको, अवनीश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस पर, प्रारंभ पर, उसके लिए, हमको जगह देने के लिए। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमने ये देखा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा था, तो आपने देखा बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कोडीन भैया, कोडीन सिरप और टोपी, माथा, साइकिल, पता नहीं क्या क्या रंग दिया, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया कि वो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जितने इकोसिस्टम के यूट्यूबर हैं वो हमको हीरो बना देंगे कि भैया का सबसे करीबी वही है साहब। ये सब वो चीजें चल रही थी। दरअसल ये सिर्फ कोई दवाइयों का मामला नहीं है। अगर हम इसको कोई ये देखें कि वित्तीय हेरफेर का, मतलब ये अब इसमें जो जो मामले हैं, एनडीपीएस एक्ट है, क्योंकि जो सिरप है उसकी जो कोडीन है ये थोड़ी मात्रा में, तो चूंकि ओपियाइड का बना हुआ वो प्रोडक्ट है, तो थोड़ी मात्रा में तो दवाई के लिए होता है जो होता है, लेकिन जब हैवी मात्रा में इसका कंसंट्रेशन किया जाता है तो ये एनडीपीएस एक्ट में जाता है। फिर इसके बाद इसमें
मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि हजारों करोड़ का। एक तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होगी अवनीश जी, अगर अब कोई घोटाला जो है 1000 करोड़ का नहीं होता तो अखबार पढ़ने वाले आदमी को बड़ा दुख होता, गुस्सा आता है कि उसको मैं पूरा क्यों पढूं। और उत्तर प्रदेश में भी और तमाम जगह पर भी हम ये देखेंगे। तो ये जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ है कि ये सोनभद्र में 24-25 में ये आना शुरू होता है। ये एक दो जगह की बात नहीं है, मतलब एक बिना लाइसेंस के भंडारण का शुरू होता है। सोनभद्र, प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, इन सब में अलग अलग जगह एक मात्रा पकड़ी जाती है कफ सिरप की, बड़ी मात्रा। तो शुरू में लगा कि भाई एक स्थानीय तस्करी होगी, ये होगी। लेकिन पैटर्न जब सामने आया, चूंकि स्टडी हुई एक दूसरे से, चूंकि यहाँ मिला वहां मिला, तो आजकल बातें करने लगे। पहले तो पुलिस एक दूसरे को, याद है एक जगह एफआईआर में कुछ है तो दूसरा सालों तक पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ क्या हुआ कि एक ही तरह की बोतलें, एक ही जैसे बिल, फर्जी जीएसटी नंबर, ट्रांसफर दस्तावेज, सब चीजें। तो एक एसआईटी बनाई गई। जैसे ही एसआईटी बनी तो आपने देखा होगा तुरंत समाजवादी पार्टी एकदम लाठी लेके दौड़ भागी। उसको लगा मिर्जापुर में, याद है आपको मुझे अखिलेश यादव के कुछ बयान जिसमें कहा कि मिर्जापुर में कालीन भैया थे, अब ये कोडीन भैया है। और तमाम चीजें शुरू हो गई, क्योंकि धनंजय सिंह के सामने रहने वाले उसको मेन आदमी माना गया, जो फरार सिपाही था, जो आलोक सिंह। मतलब वो अब तो अरेस्ट है। मैं उन लोगों के बारे में धीरे धीरे आपको अपने दर्शकों को हम लोग बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये बहुत अहम मामला है। तो जब ये लगा शुरू में, तो उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज आ गई आखिर में, बीजेपी जो है अब ये बहुत ही खतरनाक है और कोडीन में, और वो लोग चढ़ के जोड़ने लगे। लेकिन वो कहा जाता है डेविल इज इन डिटेल। तो जैसे ही मामला खुल के आना शुरू हुआ तो पता चला कि भाईजान ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत क्लोज मामला है। 300 से ज्यादा फर्जी कागजी कंपनियां हैं, दवा डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ट्रांसपोर्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन है। एक ही कंपनी, कई कंपनियां एक ही पते पे, एक ही आदमी के नाम पे हैं, और 400 से हजारों करोड़ तक ये चला गया। अब बैंक खातों को घुमाया गया। अब जो सबसे पहली कहानी शुरू होती है कि शुभम जायसवाल, ये जो है समाजवादी पार्टी के साथ इसका माना गया कि साहब इसका रिश्ता। फिर भोला जायसवाल, फिर आलोक सिंह जो है, जैसे ही वो आना शुरू हुआ तो पता चला कि साहब ये तो एक के बाद एक काम खुलता जा रहा है। इनके साथ फोटो खिंचवाना, तो अखिलेश यादव का जवाब था कि भाई फोटो खिंचवाना अपराध नहीं, मेरे पास भाजपा नेताओं के भी ऐसे हैं। तो सबने कहा वो होंगे, लेकिन आप जिस तरह से केस तोड़ना चाह रहे थे, यही फोटो उसकी सबसे पहले आलोक सिंह की थी, ईडी एनटीपीएस में है। दूसरा मिलिंद यादव, जो सपा की लोहिया वाहिनी से जुड़ा हुआ। यस। और इसमें इसके एक फर्म के मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट लिंक है इसके साथ। ये ऐसा नहीं है, ये सीधा आरोप है तस्करी का। मतलब ऐसा नहीं कि तस्करी का मतलब लिंक है। दूसरा है, जो मैंने बताया था शुभम जायसवाल, वो खुद सपा समर्थक बताता रहा, कई जगह पहचान, बीजेपी के एसपी के स्थानीय नेताओं से उसके रिश्ते थे। भोला प्रसाद जायसवाल, उसका रिश्ता माना गया कि एसपी के प्रभाव क्षेत्र में है। अमित टाटा, एसपी नेताओं के साथ उठता बैठना, पूरा फोटो वोटो। विभोर राणा, खुद को एसपी का कार्यकर्ता बता के कई बार प्रशासनिक उस पर उसने दबाव बनाया। विशाल सिंह, राजनीतिक पहचान का हवाला दिया, क्या हुआ है सवाबाड़ी। अरुण कुमार, बिजनेसमैन, बिना लाइसेंस के स्टोरेज कर रहा था। अब स्थानीय नेताओं के साथ बिजनौर के खूब बढ़िया फोटो कार्यक्रमों में सब जगह मौजूदगी। शिवांशु यादव सरनेम के साथ अपने कहने लगे साहब हम तो वो यादव है, तो पार्टी तो हमारी वही है। ऋषभ यादव में एसपी ने क्या किया, बिजनौर में खुद को एसपी समर्थक बता के पुलिस पे दबाव का ये आरोप है, जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है। और राकेश यादव, जो फर्जी फर्म का डायरेक्टर है, उसने पंचायत स्थानीय एसपी नेताओं से संपर्क का दावा किया। मनोज यादव डिस्ट्रीब्यूशन चेन में है, पूछताछ में फिर उसने राजनीतिक संरक्षण। संजय सिंह कागजी डायरेक्टर है और एसपी से जुड़े कार्यक्रम में मंच साझा करने के प्रमाण उसके दिखाई देते हैं। और 14वां नंबर है अजीत यादव का, जो राजनीतिक पहचान के सारे काम निकालना में था, और एक का नाम अभी एसआईटी के नोट्स में उल्लेख है, अभी वो चार्जशीट में नहीं है। तो ये तमाम लोग, तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपको तो राजनीतिक तौर पर इस तरह के सवालों में जाना नहीं चाहिए था, जिसमें आप घुस गए हैं। कहते हैं ना कि काजल की जीएसटी के एक लीक लागी पे ड्रग लाइसेंस, सर ड्रग लाइसेंस में नाम निकल के आया है। जीएसटी के जो फर्जी पेपर्स हैं उनमें नाम निकल के आए, तो ये फोटोबाजी से तो बहुत ऊपर की चीज मैंने इसीलिए आपने बताया ही।
जी, एक-एक चीज को दर्शकों के सामने हम रख सके कि जो नाम है उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, उसके साथ क्या रिलेशन है, उसने क्या कहा। देखिए चार्जशीट क्या कहेगी अवनीश जी, और कोर्ट में क्या होता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा। मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोहली इस देश का एक ऐसा बिल्कुल। उदाहरण है जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने हुआ, सबने देखा। तो कोर्ट क्या करती है वो मतलब नहीं, लेकिन आज की डेट में आप जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। आप उस खेल में भी स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप पे ज्यादा सवाल उठ सकता है। तो ये बड़ी चीज है, और वो भी राजनीतिक। दरअसल हो क्या रहा है ये उनको भी मालूम है, अखिलेश को भी मालूम है कि उनकी राजनीतिक कम से कम योगी आदित्यनाथ या उनकी पार्टी पर करप्शन का चार्ज लगाकर नहीं चल सकती, ये जान लीजिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर 1 रुपए का आरोप उनका दुश्मन भी नहीं लगा सकता। मतलब अभी तक के किसी राजनीतिक किसी भी राजनीति, यहां तक कि अखिलेश से लेके किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि योगी का किसी से कोई रिश्ता हो सकता है। देखिए उनके हिंदू वाहिनी और उनके साथ रिश्ते की साहब वो बहुत जगह उन्होंने ऐसे भाषण दे दिए, भड़का दिया साहब, या हिंदू वाहिनियों ने हिंदुओं के लिए कुछ कुछ भाषण, वो सब माना जा सकता है कि वो किए होंगे, क्योंकि वो खुद को कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं सब बिल्कुल। चीजें, वो है भी सनातनी है। उसमें कट्टर और कोई हल्का फुल्का कोई मतलब नहीं, वो सनातनी है, जो सनातन को करना चाहिए उसमें वो प्रवीण है भाई, मेहनत है। तो वो तो कहा जा सकता है, लेकिन करप्शन का कोई चार्ज उन पर नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है। तो इसीलिए दरअसल वो, ये बड़ा हैरान करने वाली बात है कि आप उस फ्रंट को क्यों चुन रहे हैं जिसकी बाउंसी पिच पर आपको खेलना नहीं आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ठीक है। बात। ये इसका तरीका, इसका मतलब एक ही है कि आप मेरी तरफ आए, कोई इससे पहले ही मैं बोलने लगूं चोर है चोर है चोर है। कल बड़ा बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा है ये मामला कि आप जो हम लोगों ने पिक्चरें देखी, चोर मचाए शोर और वो तमाम वो तमाम चीजें आपको बार बार लौट कर दिखती हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जितना हल्ला मचाने की कोशिश की, उतने जोरों शोरों से उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम हवा में आए और पुलिस की जांच में है। जी अवनी जी। बिल्कुल सर। और ये आपने जो लास्ट में कहा ना कि उन्हें पता था कि हमारे क्या रिश्ते हैं, और निश्चित तौर पर जो ऐसे काम करता है उसको सबसे पहले पता होता है। तो चोर मचाए शोर वाली स्थिति है, तो शायद ये वजह रही हो कि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। लेकिन यहाँ उन्होंने योगी आदित्यनाथ को समझने में भूल कर दी, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि भाजपा के लोगों के भी संबंध निकल आएँगे, और योगी जी के पर्सनल तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उनको कहीं लगा होगा कि ये भी एक दबाव की तरह काम कर जाएगा, और हो सकता है कि सरकार इस तरीके से चीज़ें ज़ाहिर न करे। लेकिन एसआईटी है साहब, और बाबा तो इस तरह के मामलों में ज़हर बेचने का काम, वो भी ख़ास तौर से कफ सिरप जैसी चीज़। और इस समय आप सोचिए कि पीक सीज़न चल रहा है। अगर मान लीजिए मामला नहीं खुला होता, तो इस समय तो पीक सीज़न चल रहा है, और इसका पीक सीज़न क्या है? ये तो 12 में 13 महीने पीक सीज़न इसका, जब नशे के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था, है ना? तब तो आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए तो हमेशा ही पीक सीज़न था। जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव या सपा या योगी आदित्यनाथ के सामने जो इनका विपक्ष है, उसके पास मुद्दों की बेसिक कमी हो गई है, और इस वजह से ये इस तरह के अनाप-शनाप के मुद्दे खोज रहे हैं, उसमें भी असफल हो रहे हैं? दरअसल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो आपके सवाल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है कि योगी आदित्यनाथ को आजकल एक खास जगह पर कॉर्नर करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। होता क्या है कि अगर मैं आपको अपने मैदान पे उतार लूं हुँ, तो हराने में मुझे आसानी हो सकती है, या आपके साथ मुकाबला करने में आसानी हो सकती है। आपको मालूम है आजकल उनको घेरा जा रहा है कि साहब वो जितने ये राजपूत माफिया हैं, इन सबको संरक्षण हो रहा है। आपको हुँ, मतलब जो सीधे तौर पे, चूंकि जो जनता सुनना चाहती है वही उसको बताना भी चाहिए कि हो क्या रहा है, हम इधर-उधर नहीं जाएं। हुँ, हुआ क्या है कि धनंजय सिंह, या आपने देखा होगा ब्रजेश सिंह, ये तमाम लोगों के हुँ, नाम अक्सर समाजवादी पार्टी इसलिए लेती है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर है, लिहाजा ये ठाकुर माफियाओं को संरक्षण है। चूंकि इसमें एक नाम आया आलोक सिंह का, बर्खास्त सिपाही है, फिर बाद में आया, उसके बाद फिर वो तस्करी, और उसमें बहुत सारे क्रिमिनल होंगे। कोई, मैं पुलिस वालों के साथ, मेरे तो मैं ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स पुलिस वालों को जानता हूं जिनको बाद में सजाएं हुई, कुछ को मेरी वजह से भी हुआ, बहुत सारे फरार भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ मेरा।
लेकिन जो अलग कहानी है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी ये है कि जब वो ये कह रहे थे, तो धनंजय सिंह तो कई पार्टियों से जाके आया हुआ है, ये तमाम माफिया। और अचानक इनकी रील्स आप देखेंगे, आजकल सोशल मीडिया भी मुझे पता नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा देश की किस तरफ है। आप देखेंगे वो ऐसे करके चल रहे हैं तो लाखों की भीड़ उनको लाइक कर रही है। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ठाकुर पहचान तक सीमित करने के एक राजनीतिक एजेंडे के साथ, उनको लगा कि ये आलोक सिंह आ गया, ये सामने धनंजय सिंह है और इसका घर सामने है, लिहाजा हम इसको कॉर्नर कर लेंगे। और वो जल्दबाजी में हुआ क्या कि वो कौवा कान ले गया, तो लोग एकदम लाठी लेके कौवा पकड़ो भैया, कान लेके भागा है। और वो सारे टोकरे वोकरे जैसे गांव में नहीं डालते, पकड़ते थे पक्षियों को, तो उस तरह से वो उसी चक्कर में वो भाग लिए। उनको ये मालूम नहीं था कि भैया कौवा नहीं है, कान भी वही है, कौवा भी वही, कोई चीज ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ किसी जातिवाद या उसमें इसलिए नहीं घेरे जा सकते कि उनके साथ का कोई भी आदमी, कोई भी राजनीतिक आपको ताकत में नहीं दिखता है। आप कम से कम देख लीजिए, जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग थे, जो ये जब ये सरकार आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पत्रकार रहा हूं, और पत्रकारिता के तौर पे हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, जब कोई भी आदमी ताकत में आता है, तो मैं पर्सनल बता रहा हूं, राज खोल रहा हूं आपके दर्शकों के सामने, तो हम उसके आसपास के आदमियों को पकड़ते हैं। अरे भाई, अरे यार नेताजी से बात कराओ। तो वो जो है युवा वाहिनी के कई लोग मेरे संपर्क में पहले रहते थे, और वो अक्सर कहते थे, अरे जब चाहे महाराज से बात होंगी, अरे सर जैसी। और जैसे ही महाराज सत्ता में आए, मुझे लगा कि ये यार कहीं बैठ के घोड़े पे ऊपर ना चले जाए चांद पे ये लोग, और पता चला कि वो ऐसे जमीन पे गिरे। मैंने एक दिन फोन किया, हमने कहा भाई क्या हुआ, वो मिलना है भाई, तो कहने साहब अब तो हमारे ही दर्शन नहीं हो रहे, हम ही नहीं मिल रहे। तो ये चीजें दरअसल जनता जानती है, ये जो खेल हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ पर सीधे अटैक करने का मौका नहीं मिला। आप ये देख रहे होंगे, उनकी मजबूरी ये नहीं है, किसी भी विपक्षी पार्टी की मजबूरी नहीं होती कि पार्टी पे सवाल क्या करना है। सवाल होता है कि जो पार्टी का एक एपिथोम है, जिसको पार्टी आकार लेके आ रही है, उसको कैसे घेरा जा सके। चूंकि हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब जर्नलिज्म में, तो एक चीज थ्योरी पढ़ाई जाती थी कि हर आंदोलन को वो कर दीजिए, उसको मानवीकरण कर दो, हर एक आंदोलन को एक आदमी में तब्दील कर दो, आदमी को हराना आसान है। भाई मूवमेंट को हराना मुश्किल है, लेकिन आदमी को हराना आसान है। यहां उलट हो रहा, यहां पार्टी को आप हरा सकते हो, पार्टी से टकरा सकते हो। योगी आदित्यनाथ से कम ना किसी करप्शन पे, ना किसी उस पर सीधा सवाल नहीं कर सकते हो। तो उनको मुद्दे ढूंढने में दिक्कत नहीं आ रही है। वो मुद्दे वहां, देखिए प्रदेश में बहुत सारे सवाल हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती, ये भी हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपने बोला भी, बहुत खुल के बोला था न्यूज पॉइंट पे भी। उसी तरह हम भी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर यहाँ की जनता को यकीन है, वो ये जानती है इसके साथ हमको रहना है। तो ये दिक्कत सपा को है, ये दिक्कत कांग्रेस को है, ये दिक्कत दूसरी तमाम पार्टियों को है, जो ये जानती हैं कि अगर हमको सत्ता में आना है तो हमको योगी आदित्यनाथ की छवि पर अटैक करना होगा। अगर मैं कोडीन केस को देखता हूं, तो उसको मैं इसी मामले में एक और असफल कोशिश मानता हूं, क्योंकि पार्टी तो देखिए चल रही है, अखिलेश यादव अपनी पार्टी चला ही रहे, उनको मालूम है कि हमको कहां वोट मिलेगा। तो वो अटैक करके उनको नॉर्मल जो कॉमन वोटर है, जो वोटर स्विंग वोटर होता है, जो सरकारें बनाता है, उस पर अटैक, उसको वो योगी आदित्यनाथ को अपने बराबर लाना चाहते हैं। जबकि मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिश फिर एक बार मुंह के बल गिरी है। जी बिल्कुल गिरी है, सामने गिरी है, और इसीलिए आप मुद्दों की राजनीति करिए। रही बात अपराध की, तो अगर इतना बड़ा जघन्य ये अपराध, मैं कब सिर्फ कांड को, इसको कोविड कोडिंग कांड को छोटा नहीं मानूंगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि अवैध व्यापार, इसके साथ मानव जीवन जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर एसआईटी बनाया है, और कैसे इतने दिनों तक ये ब्रेक नहीं हुआ, ये सवाल आप सरकार से पूछिए। ये सवाल हमारा भी है कि आखिर 2017 से योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता है, और उसके इन तमाम सालों में भी ये कांड होता रहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, या कहिए जब संयोग होता है फिर भी आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को अजय कुमार बिष्ट के खांचे में फिट करना, ये आपकी बड़ी राजनीतिक भूल है, क्योंकि योग पथ से निकल के राजपथ पर आने वाले योगी आदित्यनाथ
थोड़े अलग ब्रांड हैं साहब। जिस तरीके से आप दिल्ली वाले ब्रांड को कभी उसके ऊपर व्यक्तिगत और कुछ नहीं हो तो राहुल गांधी से सीखना चाहिए। मोदी को लगातार गालियां देते-देते, मोदी पर लगातार पर्सनल अटैक करते-करते हर तरह की चीज, चाहे चौकीदार चोर हो, चाहे राफेल का मामला हो, तमाम तरह की चीजें अब वोट चोरी लेके चल रहे हैं, वो नहीं चिपक रहा है साहब। तो आप भी उत्तर प्रदेश में कम से कम ब्रांड योगी के ऊपर इस तरह के आक्षेप नहीं चिपका सकते। आप जातिवादी राजनीति करते हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन आप सामने वाले पर कम से कम जातिवादी होने का आरोप नहीं लगा सकते। या हम जैसे जिनका मूल गोरखपुर है, 300 मीटर मंदिर से बगल है, पीढ़ियों से हमने मंदिर को देखा है और मंदिर की धार्मिक जो माहौल है उसको भी देखा है, राजनीतिक माहौल है उसको भी देखा है, तो ये आपसे ना हो पाएगा अखिलेश यादव। बहरहाल हमें उम्मीद है सर कि कोडीन कांड के जितने भी राक्षस हैं, उनको उनके किए की सजा मिलेगी, चाहे वो सपा के कनेक्शन वाले हों, मैं कहता हूँ चाहे उन्होंने भाजपा को भी चंदा दिया हो, पार्टियां हैं, चंदा लेती हैं, फोटो हैं, और अगर बीजेपी के साथ भी कोई फोटो आएगी, तो उस पर भी हम पुड्डीर साहब के साथ तुरंत अगला कार्यक्रम करेंगे। इसलिए कोई हमारी निष्पक्षता पर कम से कम, और निष्पक्षता कुछ होती नहीं है साहब, निष्पक्षता भी अपने आप में एक पक्ष होता है, मैं तो ये मानता हूँ। कौन सी चीज़ इस दुनिया में निष्पक्ष है? अगर कोई निष्पक्ष है तो उसका भी एक पक्ष होता है। तो निष्पक्ष ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइडर पर अगर आप चलेंगे तो टकरा जाएँगे, इधर वाली गाड़ी से भी, उधर वाली गाड़ी से भी। इसलिए किसी एक लेन में, और सबसे अच्छा होता है राष्ट्रवाद का लेन, और हम इसी पर चलने का प्रयास करते हैं। पुंडीर साहब, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है और रखनी चाहिए कि कोडीन कांड के सभी राक्षस अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और पुंडीर साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।